हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अमाइंस एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज बेसिक नेचर ऑफ द अमाइंस, जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। गाइस, अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो आप लोग ज़रा अमाइंस के बारे में सोचिए। हम लोगों ने अमाइंस 3 टाइप के पढ़े हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज टर्शरी। प्राइमरी अमाइंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन की अगर आप बात करें तो हम लोग सेकेंडरी अमाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करा सकते हैं। एंड टर्शरी अमाइन की अगर बात करते हैं तो ये टर्शरी अमाइन होता है। ठीक है, अब अमाइन में देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन में हमें ये वाला बॉन्ड मिलता है, दैट इज NH बॉन्ड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। गाइस, ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड होता है, इट इज़ पोलर। इसका रीज़न ये है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है 3 एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 1.1 और 1.2 के आसपास आप लोगों को मिल जाती है। तो यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होने के कारण आप लोगों को नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच वाला जो बॉन्ड मिलता है, ये बॉन्ड कैसे मिलता है? पोलर मिलता है। एज अ रिजल्ट जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस होते हैं, इसमें हमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फिनोमेना मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? देखिए, अगर हम लोग प्राइमरी अमाइन के साथ चलते हैं तो ये है प्राइमरी अमाइन, राइट। इसके बाजू में अगर मैंने दूसरा प्राइमरी अमाइन का मॉलिक्यूल रखा तो मैं इस तरीके से रख सकता हूँ एंड यहाँ पर ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, ये पार्शली निगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच में क्या रह सकती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रह सकती है। ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकेंडरी एंड टर्शरी के केस में भी होगी गाइस, बराबर है। टर्शरी के केस में थोड़ी कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पे एक है। अगेन टर्शरी के केस में भी बॉन्ड पोलर है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड भी कैसा होता है? पोलर होता है। एज अ रिजल्ट हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ होगी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, वो किसके केस में ज़्यादा होगी? प्राइमरी अमाइन के केस में। मतलब ये कि प्राइमरी अमाइंस के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हैं बाय मीन्स ऑफ व्हाट? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड देयरफॉर गाइस, अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आपको किसका मिलेगा? प्राइमरी अमाइन का। फिर उसके बाद मिलेगा सेकेंडरी अमाइन का एंड उसके बाद आप लोगों को क्या मिलेगा? टर्शरी अमाइन का मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ प्राइमरी अमाइन इस तरीके की इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा होगी, सेकेंडरी में कम होगी एंड टर्शरी में बिल्कुल नहीं होगी। गाइस, अगर हम लोग इनके फिजिकल स्टेट्स के बारे में सोचते हैं तो फिजिकल स्टेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट फ्यू मेंबर्स जैसे पहला और दूसरा मेंबर, फर्स्ट फ्यू मेंबर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये गैसेस होती है, कलरलेस गैसेस होती है। नेक्स्ट सम मेंबर्स ये जो होते हैं गाइस, ये लिक्विड्स होते हैं, कलरलेस लिक्विड्स होते हैं एंड कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। एंड जो हायर मेंबर्स होते हैं, हायर अमाइंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हायर अमाइंस होते हैं ये सॉलिड्स होते हैं। गाइस, सारे के सारे अमाइंस की अगर हम लोग बात करें तो इनकी एक टिपिकल प्रॉपर्टी है ये इनका ऑर्डर। इनका ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो इनका ऑर्डर जो होता है ये होता है फिशी। इनका ऑर्डर कैसा होता है? फिशी होता है। गाइस, अगर हम लोग अराइल अमाइंस की बात करते हैं, मतलब एरोमेटिक अमाइंस, अराइल अमाइंस की बात करते हैं तो अराइल अमाइंस जब प्योर स्टेट में होते हैं तो ये कलरलेस टॉक्सिक होते हैं, कलरलेस टॉक्सिक लिक्विड्स होते हैं, कलरलेस टॉक्सिक लिक्विड्स होते हैं। लेकिन जब हम लोग इसे एयर को एक्सपोज करते हैं, जब इसे हम लोग एयर को एक्सपोज करते हैं तो इनका कलर ब्राउनिश हो जाता है, मीन्स दे गेट कलर्ड, ये कलर्ड हो जाते हैं। इसका पीछे का रीज़न ये है कि इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। गाइस, इनके सोलुबिलिटी के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस, इन तीनों की सोलुबिलिटी पानी के अंदर अलग अलग होती है। सोलुबिलिटी की बात करते हैं तो वेरी फ्यू अमाइंस, पहले कुछ मेंबर्स 3 या 4 मेंबर्स ही ये पानी में सोलुबल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे फिर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे सोलुबिलिटी कम कम हो जाती है एंड बिकम्स इनसोलुबल इन द वाटर। नाउ प्राइमरी अमाइंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने ये समझा है गाइस
कि प्राइमरी अमाइंस कुछ ऐसे होते हैं, है ना। तो प्राइमरी अमाइंस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। ये देखिए अमाइंस कुछ इस तरीके से होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर बनती है। यही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों को पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ भी बनते हुए मिलेगी। देखिए ये भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा पानी के साथ। एज अ रिजल्ट जो प्राइमरी अमाइंस है उसकी सोलबिलिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। हाँ, उसमें भी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे सोलबिलिटी क्या हो जाएगी, कम कम हो जाएगी। तो सोलबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सोलबिलिटी के केस में भी आपको जो ऑर्डर मिलेगा, ये ऑर्डर कैसा मिलेगा गाइस, प्राइमरी ग्रेटर दैन सेकेंडरी ग्रेटर दैन टर्शरी, आपको ऐसा ऑर्डर मिलेगा। तो बाकी कंपाउंड्स के कंपैरिजन में जैसे हम लोग इसको अल्कोहल्स एंड अल्केन्स के केस में कंपेयर करते हैं तो आप लोगों को सोलबिलिटी का जो ऑर्डर मिलता है गाइस, ये कुछ ऐसा मिलता है। सोलबिलिटी अल्कोहल की ज़्यादा होती है, देन आता है नंबर अमाइन का, एंड सबसे कम सोलबिलिटी होती है अल्केन्स की। इसके पीछे क्या रीज़न है, ऐसा क्वेश्चन अगर हमें कर दिया जाए तो इसके पीछे जो रीज़न आपको मिलेगा वो ये है, अल्कोहल के केस में आपको बॉन्ड किसके बीच में मिलता है, O एंड H मिलता है। अमाइंस के केस में किसके बीच में मिलता है, नाइट्रोजन एज वेल एज हाइड्रोजन। अल्केन के केस में कहाँ पर मिलता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब ये देखिए ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड सबसे ज़्यादा पोलर है, दिस इज मोर पोलर, इन तीनों में ये सबसे ज़्यादा पोलर होता है। एंड इसीलिए अगर आपको ये पूछा जाए कि ये अल्कोहल है और ये अमाइन है, इसमें से ज़्यादा अच्छे से कौन सोलूबल हो जाए पानी में, तो कौन ज़्यादा सोलूबल होगा, अल्कोहल होगा। हमें ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर भी हमें क्वेश्चन दिए जा सकते हैं गाइस। जरा सोचिए, सपोज करिए कि हम लोग अमाइन का एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल के रूप में एक है प्रोपाइल अमाइन, दैट इज प्रोपाइल अमाइन है, एन प्रोपाइल अमाइन। दूसरा मेरे पास है आइसोप्रोपाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल अमाइन है। एंड तीसरा अगर मेरे पास है एन ब्यूटाइल अमाइन, एन ब्यूटाइल अमाइन। ये तीन कंपाउंड अगर मेरे पास है और मैं कहता हूँ आपको कि इन्हें अरेंज करिए इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो गाइस सबसे पहले ये ढूंढिए कि प्राइमरी अमाइन कौन सा है। तो प्राइमरी अमाइन ये भी है, प्राइमरी अमाइन ये भी है। एंड बॉइलिंग पॉइंट का रूल क्या था, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचेस। तो सबसे बड़ा बॉइलिंग पॉइंट किसका मिलेगा, एन ब्यूटाइल अमाइन का। प्राइमरी तो है ही है, प्राइमरी तो है ही है, ये कैसा है, बड़ा भी है। उसके बाद कौन सा रहेगा, एन प्रोपाइल अमाइन का रहेगा, एन प्रोपाइल अमाइन का। एंड देन कौन आ जाएगा, आइसोप्रोपाइल अमाइन आ सकता है, आइसोप्रोपाइल अमाइन। अब यहाँ पर आप लोगों को पूछा जा सकता है अलग अलग क्लासेस के कंपाउंड्स के बारे में, जैसे कभी अल्कोहल होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा एंड अमाइन होगा। तो इनके केस में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या मिलता है। तो गाइस बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर मैंने आपको प्रीवियस लेसन की वीडियोस में भी दिया था। एक चीज़ याद रखिए कि अगर कभी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल, एज कम्पेयर टू अल्कोहल्स एंड देन एज कम्पेयर टू अमाइंस। अगर बाकी भी कंपाउंड्स है तो हमें ऑर्डर ऐसा मिलता है, कीटोन्स मिलते हैं, देन उसके बाद नंबर किसका आता है, अल्डिहाइड्स का नंबर आता है गाइस, देन इसके बाद नंबर आता है ईथर का, एंड फाइनली हम लोग किसका नंबर देते हैं, अल्केन्स का। तो ये ऑर्डर आपको मैंने रिवाइज भी करा दिया। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में याद रखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट गिवन कंपाउंड में सबसे ज़्यादा होता है। गाइस अब चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, आपको इसके ऊपर छोटे से छोटा 1 मार्क का, फिर 2 मार्क का या फिर कंबाइंड 3 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन कितने मार्क के लिए पूछा है उसके हिसाब से हम लोग इसके आंसर का प्रिपरेशन करेंगे। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, जिसे हम लोग दूसरी हेडिंग बना कर दे सकते थे बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, कहेगा कि अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, एक्सप्लेन। तो बेस के बारे में हम लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले से पता है। गाइस अमाइंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो अमाइंस होते हैं दे बिहेव एज अ लेविस बेसिस। ये क्या बिहेव करते हैं, लेविस बेसिस। नाउ लेविस बेसिस का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर,
जो सब्सटेंस अपनी इलेक्ट्रॉन की पेयर को डोनेट कर सकता है उसे हम लोग लेविस बेसिस कहते हैं। एंड अमाइंस ये लेविस बेसिस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अमाइंस में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होती है एंड देयरफॉर ये लोन पेयर किसी सुटेबल इलेक्ट्रॉन ज़रूरतमंद को, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, उसे डोनेट की जा सकती है। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, सपोज करिए मैं ट्राई मिथाइल अमाइन ये कंपाउंड लेता हूँ। Me का मतलब होता है मिथाइल। ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का नाम हो गया ट्राई मिथाइल अमाइन। ना इस ट्राई मिथाइल अमाइन को गाइस मैं अगर BF3 के साथ कंबाइन कराता हूँ, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड आप लोग कह सकते हैं, तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि हमें जो कंपाउंड मिलता है ये मिलता है कुछ ऐसे। ये कंपाउंड मिलता है कुछ ऐसे। देखिए ये एक एडिशन प्रोडक्ट है जिसमें नाइट्रोजन एंड बोरॉन के बीच में बॉन्ड बन जाता है इस तरीके से। इसे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से जाते हैं लेकिन शेयर होते हैं दो एटम के बीच में, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ये साबित होता है कि अमाइंस जो है ये क्या है, बेसिक है। क्लियर हो रहा है? नाइट्रोजन के ऊपर की जो लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन के ऊपर की लोन पेयर हम लोग क्या करवा सकते हैं, डोनेट करा सकते हैं। नाउ गाइस इनके अगर हम लोग बेसिक नेचर के बारे में सोचते हैं, दैट इज स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें, तो अमाइंस की जो बेसिक स्ट्रेंथ है ये हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर Kb और pKb वैल्यूज। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए Ka एंड pKa पढ़ा था, तो बेसिक के लिए यहाँ पर B का मतलब बेस है। अगर हम लोग Kb के साथ चलते हैं तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kb, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द Kb एंड pKb के साथ अगर हम लोग चलते हैं तो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ द pKb, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pKb, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ द pKb, स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस, स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस, स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर किसी बेस को स्ट्रॉन्ग होना है तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि उसका Kb दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वीक बेस, Kb क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, या फिर pKb की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। गाइस अमाइंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो अमाइंस लेविस बेसिस तो है ही है, इसके अलावा ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड, जिसे हम लोग सिंपली ब्रॉन्स्टेड बेसिस कह सकते हैं, ये ब्रॉन्स्टेड बेसिस भी बिहेव कराते हैं। मतलब अमाइंस लेविस बेसिस भी है एंड ब्रॉन्स्टेड बेसिस भी है। ब्रॉन्स्टेड बेसिस का मीनिंग क्या सर? तो पहले लेविस बेस को रिवाइज करा लो। लेविस बेस का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की पेयर को डोनेट करता है, किया है ना, इलेक्ट्रॉन की पेयर क्या हो गई, डोनेट हो गई, इसलिए ये लेविस बेसिस है। नाउ ब्रॉन्स्टेड बेसिस का मतलब क्या होता है? ब्रॉन्स्टेड बेसिस का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, विच एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है उसे भी हम लोग बेस कहते हैं। कैसे हो सकता है? सपोज करिए मेरे पास कोई एक अमाइन है या फिर अमोनिया भी है, तो मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, बराबर है। एंड इफ मैं इसे अगर पानी के साथ कंबाइन कराता हूँ तो यू विल ऑब्जर्व कि इस इक्विलिब्रियम में आप लोगों को मिलेगा सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन। इसे मैं कहता हूँ सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन। क्यों? क्योंकि ये अमोनिया का हो सकता है अगर तीनों हाइड्रोजन होंगे, तो ये प्राइमरी अमाइन का हो सकता है अगर एक अल्काइल ग्रुप होगा, तो सेकेंडरी का होगा दो अल्काइल ग्रुप होंगे तो, एंड टर्शरी का हो सकता है अगर तीन अल्काइल ग्रुप होंगे तो। एंड यहाँ पर साथ ही साथ रिलीज क्या हो जाएगा गाइस, OH निगेटिव। तो यहाँ से साबित होता है कि जैसे अमाइंस लेविस बेसिस होते हैं वैसे अमाइंस क्या हो सकते हैं, दैट इज ब्रॉन्स्टेड बेसिस। क्लियर है? तो अगर सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछा कि अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, एक्सप्लेन, तो 2 मार्क के लिए हम लोग इतना एक्सप्लेनेशन देके अपना आंसर रोक सकते हैं। अब समझते हैं बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइंस, बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। हमें कंबाइन क्वेश्चन दिया जा सकता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन में, या फिर कहेगा कि एलिफेटिक अमाइंस एंड अमोनिया की बेसिसिटी को कंपेयर करो।
तो बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइंस एंड अमोनिया, यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन करते हैं। गाइस बेसिसिटी का हमें जो ऑर्डर मिलता है जिसे हम लोग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी कह सकते हैं, राइट, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, ये बहुत ही अजीबोगरीब ऑर्डर हमें मिलता है गाइस। कैसे मिलता है जरा देखते हैं। अमोनिया, अमोनिया ये कंपाउंड है, इट इज अ लेस बेसिक एज कंपेयर टू प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन इज अ लेस बेसिक एज कंपेयर टू सेकेंडरी अमाइन। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि सर सेकेंडरी अमाइन विल बी लेस बेसिक एज कंपेयर टू टर्शरी अमाइन, बट ऐसा नहीं होता। ये ऑर्डर हमें ऐसा मिलता है थोड़ा सा अजीबोगरीब है। नाउ ये जो अमाइंस का बेसिसिटी का जो ऑर्डर हमें मिलता है ये इनके पीकेबी वैल्यूज से मिलता है। एंड ये जो पीकेबी वैल्यूज है एंड इनकी जो स्ट्रेंथ है, बेसिसिटी ऑफ द स्ट्रेंथ, ये हम लोग इस इक्विलिब्रियम से समझ सकते हैं। देखिए गाइस, ये इक्विलिब्रियम मैं फिर से लिख देता हूँ आपके सामने, ये कोई ना कोई अमाइन होगा। एंड इफ जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो प्रोटॉन को जब ये एक्सेप्ट करेगा तो ये जो नाइट्रोजन है जिसका चौथा बॉन्ड बन गया, इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर OH नेगेटिव रिलीज हो गया। ना ये बेस है, हमने साबित कर दिया। तो सर ये अगर बेस है तो ये इसका क्या हो गया, कंजुगेट एसिड हो गया कंजुगेट एसिड। तो कंजुगेट एसिड अगर ज़्यादा स्टेबल है, सोचो कंजुगेट एसिड अगर ज़्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब है कि ये जो बेस है ये हाइड्रोजन लेकर इसमें रहना पसंद करेगा। हाँ, एंड अगर कोई बेस हाइड्रोजन लेकर इस फॉर्म में रहना पसंद करेगा तो इसका मतलब उसकी बेसिसिटी क्या हो गई गाइस, ज़्यादा हो गई। अब आप लोग ज़रा सोचिए, प्राइमरी अमाइन ये ऐसा कंपाउंड होता है, प्राइमरी अमाइन ने अगर हाइड्रोजन को ले लिया तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, RNH3 पॉजिटिव। इसे हम लोग अल्काइल अमोनियम आयन कहते हैं। अगर सेकेंडरी अमाइन ने इसे ले लिया हाइड्रोजन को तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सोचिए जरा, R2NH2 पॉजिटिव। इसे हम डाई अल्काइल अमोनियम आयन कहते हैं गाइस। एंड इफ अगर ये टर्शरी अमाइन के साथ रिएक्शन हम लोग लगा कर देखते हैं तो टर्शरी अमाइन के साथ ये हमें कैसे मिलेगा, R3NH पॉजिटिव, जिसे अब आप लोग कहेंगे ट्राई अल्काइल अमोनियम आयन। मैंने आपको ये सारे इसलिए बताए क्योंकि जो बेसिसिटी का ऑर्डर हमें मिलता है, ये ऑब्जर्व्ड ऑर्डर आप लोगों को जो मिला हुआ है, ये दो फैक्टर्स के कंबाइन करने से आपको मिलता है। कैसे, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड, हमने आपको यहाँ पर ये बताया कि कंजुगेट एसिड जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा उतना बेस क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। एंड दूसरा जो इफेक्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेशन, मतलब सॉल्वेंट भी यहाँ पर अपना रोल प्ले करता है। इन दोनों को जब हम लोग कंबाइंड स्टडी करते हैं तब जाके हमें ये ऑर्डर मिलता है, अदरवाइज हम लोगों को ऑर्डर कुछ अलग मिलता है गाइस। कैसे हो सकता है, इन दोनों फैक्टर्स को हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। इसमें पहला जो फैक्टर होता है वो होता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट कौन देता है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप किसके साथ जुड़ा है, अमोनिया के साथ, इन केस ऑफ अमाइंस। प्राइमरी अमाइन के अंदर 1 है, सेकेंडरी के अंदर 2 है, एंड टर्शरी के अंदर क्या है, 3 है। देखो, अगर हम लोग सारे के सारे अमाइंस एंड अमोनिया इनके कंजुगेट एसिड्स की बात करते हैं तो अमोनिया का जो कंजुगेट एसिड बना था वो क्या बना था, NH4 पॉजिटिव। इसका स्ट्रक्चर मैं कुछ ऐसे बना के रख देता हूँ, बराबर है। प्राइमरी अमाइन का क्या बना था, RNH3, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, उसकी जगह पर एक अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, ये बन गया प्राइमरी अमाइन का कंजुगेट एसिड। तो फिर सेकेंडरी अमाइन का कैसे होगा, तो सेकेंडरी अमाइन का कुछ ऐसे हो जाएगा। एंड टर्शरी अमाइन का कंजुगेट एसिड क्या हो जाएगा गाइस, कुछ इस तरीके से होगा टर्शरी अमाइन का कुछ इस तरीके से होगा। नाउ यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट कैसे रोल प्ले करता है, जो अल्काइल ग्रुप होता है गाइस R, ये जो R है अल्काइल ग्रुप, ये किस कैटेगरी में जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सोचो, इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इस नाइट्रोजन के ऊपर के पॉजिटिव चार्ज को अगर हमें कम करना है, उसे स्टेबलाइज करना है, तो उसे इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और ये कौन काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को ठीक से देखिए तो सर प्राइमरी अमाइन के केस में एक अल्काइल ग्रुप है,
ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टुवर्ड्स द नाइट्रोजन, इसके ऊपर की जो पॉजिटिविटी है उसे कम करने की कोशिश करेगा। सर अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर तो 2 अल्काइल ग्रुप है, मतलब इसके मुकाबले ज़्यादा चार्ज यहाँ पे कम होगा। सर अगर ऐसी बात है तो इसके मुकाबले ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये तीनों मिलकर नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है उसे काफ़ी हद तक क्या कर देंगे, कम कर देंगे। मतलब ये कि अगर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयंस की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आप लोगों को कौन सा मिल रहा है? टर्शरी अमाइन वाला, दैट इज R3NH मिला इसे। सेकेंड नंबर पे क्या होगा? R2NH2, ये ज़्यादा स्टेबल है। थर्ड पे कौन आ गया? RNH3 पॉजिटिव, एंड सबसे कम स्टेबल कौन सा हो गया? ये हो गया। और मैंने आपको ये बताया कि जिसका कंजुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल होगा वो बेस ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब वो बेस स्ट्रॉन्गर होगा। सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ अ बेसिसिटी क्या होना चाहिए? ऑर्डर ऑफ अ बेसिसिटी विल बी कैसा होना चाहिए? टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन अमोनिया। मतलब ये कि ये एलिफेटिक अमाइंस है 3 और ये क्या है? अमोनिया। तो एलिफेटिक अमाइंस ये अमोनिया के मुकाबले ज़्यादा बेसिक तो है ही है, लेकिन हमने जो ऑर्डर पढ़ा था वो ये उसका अपोजिट है। हमने ये पढ़ा था कि सबसे वीक अमोनिया, फिर प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, एंड टर्शरी सेकेंडरी से भी कम। लेकिन आप लोगों को ऑर्डर तो ऐसा मिला जब आप लोगों ने प्लस आई इफेक्ट का इफेक्ट पढ़ा। अब ये जो इफेक्ट आपको मिलता है, ये इफेक्ट लागू होता है गाइस गैसियस स्टेट में। ये इफेक्ट कहाँ पर लागू होता है? गैसियस स्टेट में। बिल्कुल सही, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है इन केस ऑफ गैसियस स्टेट, बट नॉट इन केस ऑफ सॉल्यूशन। इसमें दूसरा जो फैक्टर हमें स्टडी करना होता है वो होता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन किसका सॉल्वेशन? तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयंस, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयंस, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयंस, मतलब कौन से? ये वाले। अब इनका सॉल्वेशन कैसे होगा गाइस? जब ये सॉल्यूशन में रहते हैं तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स, इन्हें हाइड्रोलाइज कर देते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स इसके साथ जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाते हैं पहले हम लोग इसे समझते हैं। अगर आप लोग अमोनियम आयन की बात करते हैं तो अमोनियम आयन ये कुछ ऐसा है अमोनियम आयन, एंड पानी ये थ्रू द ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होता है बाय मीन्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका मतलब ये है कि ये भी पानी के साथ देखिए जुड़ जाएगा बाय मीन्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी जुड़ जाएगा, जी हाँ जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि सर जो अमोनियम आयन है, ये अमोनियम आयन है ना, NH4 पॉजिटिव मतलब अमोनियम आयन है। ये अमोनियम आयन को स्टेबलाइज करने के लिए इसका सॉल्वेशन जब हो रहा है तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर रहे हैं? 4 वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर रहे हैं। अब आप लोग सोचिए प्राइमरी अमाइंस का जो कंजुगेट आयन है उसके बारे में क्या होगा? सर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, मतलब कितने वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर देंगे? 3, बराबर है। 3 वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर देंगे। ठीक है, बनाकर दिखा देते हैं। 3 वाटर मॉलिक्यूल जब इसे सराउंड करेंगे तो ये हो गया एक वाटर मॉलिक्यूल, ये हो गया दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये इस तरीके से हो गया। यही अब आप लोग सेकेंडरी एंड टर्सरी के बारे में सोचिए। सेकेंडरी अमाइंस का जो कंजुगेट एसिड होता है इसको स्टेबलाइज करते हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से स्टेबलाइजिंग इफेक्ट देता है तो दूसरा यहाँ से स्टेबलाइजिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, एंड टर्सरी के केस में क्या होगा? तो सर टर्सरी के केस में सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? आप लोग जरा सोचिए। टर्सरी के केस में एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है गाइस, है ना, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सर अब यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्वेशन के हिसाब से देखते हैं तो सबसे ज़्यादा सॉल्वेशन किसका मिला? इसका मिला ना, सबसे ज़्यादा सॉल्वेशन किसका मिला? इसका। एंड सबसे कम सॉल्वेशन किसका मिला? यहाँ पर मिला, सबसे कम सॉल्वेशन यहाँ पर मिला।
तो यहाँ पर जो सॉल्वेटेड आयंस है, ये सॉल्वेटेड आयंस है, इन सॉल्वेटेड आयंस को अगर हम लोग देखें तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, फिर उसके बाद ये कर रहा है, इसके बाद ये स्टेबलाइज कर रहा है, इसके बाद ये स्टेबलाइज कर रहा है। इसीलिए हम लोगों को प्लस आई इफेक्ट एंड इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन जो होता है, इसे हम लोग कंबाइनली पढ़ना पड़ता है। कंबाइनली हम लोग कैसे पढ़ते हैं, जरा सोचते हैं। देखिए आपके पास ये कंजुगेटेड एसिड्स आए हैं, है ना, ये कंजुगेटेड एसिड्स आपके सामने आए हैं। गाइस अगर आप लोग इस पे सॉल्वेशन का फिनोमिना देखते हैं तो सॉल्वेशन देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना। सॉल्वेशन यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब इसका सबसे ज़्यादा सॉल्वेशन होता है। लेकिन प्लस आई इफेक्ट की अगर आप लोग बात करते हो तो प्लस आई इफेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं गाइस, तो प्लस आई इफेक्ट इस डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ था प्लस आई इफेक्ट इस डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ था। मतलब इस डायरेक्शन में अगर हम लोग जाते हैं तो देखिए धीरे 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 करके सॉल्वेशन क्या होता है, बढ़ता है। तो सॉल्वेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये वीक बेस हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। लेकिन प्लस आई के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो प्लस आई के हिसाब से अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को प्लस आई इफेक्ट इस ऑर्डर में क्या होता है, बढ़ते हुए मिलता है। बराबर है, मैं यहाँ से ये साइन को हटा देता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखिए सॉल्वेशन यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ एंड प्लस आई इफेक्ट यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ, तो कंबाइन इफेक्ट क्या हुआ, कंबाइन इफेक्ट देखिए भैया ये बीच में फंस गया, यहाँ से कम हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ से बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इधर ज़्यादा है। लेकिन प्लस आई इफेक्ट यहाँ से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो होता है दोनों के कंबाइन इफेक्ट के कारण आप लोगों को जो बेसिसिटी का ऑर्डर मिलता है, दोनों के कंबाइन के इफेक्ट के कारण जो बेसिसिटी का ऑर्डर आप लोगों को मिलता है, उसमें सेकेंडरी अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं गाइस, फिर उसके बाद होता है टर्शरी, उसके बाद होता है प्राइमरी एंड आखिरी में कौन होता है, अमोनिया। तो किसी ने अगर हमारे सामने क्वेश्चन रख दिया कि बताइए ये अमाइंस है, इनका बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है, तो बेसिसिटी का ऑर्डर ये याद रखना है 2 3 1। ये एक्वा स्टेट में नहीं है, क्या है, ये सॉल्यूशन में, मतलब एक्वा स्टेट में है। तो सॉल्यूशन में हमें ये ऑर्डर मिलता है। गैसीय स्टेट में क्या मिला था, 3 2 1 मिला था, यहाँ पर 2 3 1 मिलता है। एंड अमोनिया तो हमेशा यहाँ पर क्या रहता है, पीछे रहता है। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ के दिया कि एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक एज कम्पेयर टू अमोनिया, तो इसका मतलब ये हमें एक्सप्लेनेशन के साथ देना पड़ेगा गाइस। सोचिए आपके पास अगर अमाइंस हैं, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास CH3NH2 है, मेरे पास CH3/2NH है एंड मेरे पास अमोनिया है। चलिए इन तीनों का बेसिसिटी का ऑर्डर बताइए। तो इसे मैं नंबर 1 देता हूँ, इसे नंबर 2, इसे नंबर 3। आप लोग फाइनल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चलो फाइनल आंसर के हिसाब से अगर देखें तो ये सेकेंडरी है सर, ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, जी हाँ ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा ये। फिर उसके बाद कौन सर, ये प्राइमरी है और ये अमोनिया है। सो देयरफॉर प्राइमरी अमाइन एंड सबसे कम बेसिक कौन आ गया, अमोनिया। क्लियर हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं एंड बेसिसिटी के ऊपर बहुत बार आप लोगों को क्वेश्चन मिलते भी है। अब चलते हैं बेसिसिटी ऑफ अराइल अमाइंस की तरफ। बेसिसिटी ऑफ अराइल अमाइंस, हमें एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि अराइल अमाइंस आर लेस बेसिक देन अमोनिया, एक्सप्लेन। या फिर अराइल अमाइंस आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमाइंस। मतलब हमें ये समझ में आ गया होगा कि जो एलिफेटिक अमाइंस है ये ज़्यादा बेसिक होते हैं एज कम्पेयर टू एरोमेटिक अमाइंस। ऐसा क्यों? अराइल अमाइंस के केस में अगर हमें बेसिसिटी समझनी है तो हमें लॉरी ब्रॉन्स्टेड के कंसेप्ट को अप्लाई करना होता है। एंड लॉरी ब्रॉन्स्टेड के कंसेप्ट के हिसाब से बेस का मतलब क्या होता है, जो हाइड्रोजन को लेता है। अराइल अमाइंस की कैटेगरी में अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे कॉमन मेंबर आप लोग कौन सा पढ़ते हो गाइस, एनिलीन का। देखिए इसे आप लोग क्या कहते हो, एनिलीन। नाउ एनिलीन का अगर आपने प्रोटोनेशन किया, मतलब इसे पानी में चेक करने की कोशिश की, तो ये जब प्रोटॉन को लेगा तो ये प्रोटॉन को लेने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3+ होगा, यहाँ से निकल आएगा OH निगेटिव। इसे हम लोग कहते हैं एनिलीनियम आयन। इसे हम लोग क्या कहते हैं गाइस, एनिलीनियम आयन। नाउ इन केस ऑफ द अराइल अमाइंस,
ये जो अराइल अमाइंस है एनिलीन है और इसका जो कंजुगेट एसिड बन के आया, इन दोनों के केस में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है गाइस। कैसे होता है जरा देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि ये ज़्यादा बेसिक है या नहीं है। अगर हम लोग एनिलीन के बारे में सोचते हैं तो एनिलीन में नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, NH2 ग्रुप, जो कि ऐसा होता है गाइस। एंड वी नो दैट कि जो NH2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये देखिए, ये आपको पॉजिटिव रेजोनेंस का फिनोमेना दिखाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, ये आप लोगों ने कई बार पढ़ के रखा होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि सर नाइट्रोजन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चले जाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा गाइस, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, एक जगह पे रुका हुआ है क्या, नहीं है। ये आगे भी बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, ये नेगेटिव चार्ज इन दो कार्बन के बीच में शेयर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस पैरा पोजीशन पे आ जाएंगे। एंड अगर ऐसा हो गया तो हमारे सामने जो स्ट्रक्चर आके तैयार रहेगा, क्या ये ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। नाउ यहाँ पर देखिए पैरा पोजीशन पे जो नेगेटिव चार्ज आया उसके इलेक्ट्रॉन्स फिर से आगे मूव करेंगे एंड नेगेटिव चार्ज जो है ये अब फिर से ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा गाइस, जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे कुछ इस तरीके से जाएगा। एंड नाइट्रोजन के ऊपर अभी भी पॉजिटिव चार्ज क्या है, बना हुआ है। यहाँ से एक स्टेज अगर हम लोग फिर से सामने चलते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स वापस किसके पास चले जा सकते हैं, नाइट्रोजन के पास जा सकते हैं। एंड हमें एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि पहले वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के मुकाबले क्या होगा, अपोजिट होगा। देखिए गाइस, अब इन पूरे स्ट्रक्चर की ठीक से स्टडी करिए। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या इस पूरे स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन की लोन पेयर सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर है, नहीं है, पूरे कंजुगेशन में है। मतलब ये कि जब कोई प्रोटॉन इसके आजू बाजू में आएगा तो ये प्रोटॉन नाइट्रोजन के साथ तब जुड़ेगा जब नाइट्रोजन की लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर है, और ऐसा कम हुआ, ऐसा काफ़ी कम बार होगा। इन दोनों में पॉसिबल है, इन तीनों में पॉसिबल मिला क्या, नहीं मिला। इसका मतलब ये कि जो एरोमेटिक अमाइंस है, अराइल अमाइंस, ये अराइल अमाइंस क्या हो गए, लेस बेसिक एज कंपेयर टू अमोनिया। क्यों ऐसा सर, अमोनिया के बारे में सोचो भैया, NH3 नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, जैसी है वैसी ही रहेगी। कोई भी प्रोटॉन आएगा नाइट्रोजन उसे अपने लोन पेयर दे सकता है, इजीली दे सकता है। ये इजीली दे रहा है क्या, नहीं, दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी जो लोन पेयर है ये कंजुगेशन में है। दूसरी चीज ये कि अगर इसने प्रोटॉन ले भी लिया, इसने प्रोटॉन ले भी लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनिलीनियम आयन में। देखिए एनिलीनियम आयन की अगर आप लोग बात करते हो तो एनिलीनियम आयन के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे ये अगर स्ट्रक्चर नंबर 1 है तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है गाइस, और ये आप लोगों को कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप लोग जरा सोचिए, एनिलीन के लिए 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है एंड एनिलीनियम आयन के लिए कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सिर्फ 2। रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है कि जिस स्पीसीज के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो एनिलीनियम आयन के मुकाबले एनिलीन ज़्यादा स्टेबल है। मतलब ये कि एनिलीन इस फॉर्म में रहना पसंद करता है, इस फॉर्म में रहना पसंद करेगा क्या, नहीं। एंड देयरफॉर ये कैसा हो गया, लेस बेसिक हो गया, राइट। तो आप लोगों को जो ऑर्डर मिला वो ऑर्डर कैसे मिलेगा कि जो एलिफेटिक अमाइंस होते हैं, एलिफेटिक अमाइंस में आपको ऑर्डर क्या मिला था, 2, 3, 1 का मिला था। इट इज़ मोर बेसिक एज कंपेयर टू अमोनिया एंड इट इज़ मोर बेसिक एज कंपेयर टू अराइल अमाइन, दैट इज एनिलीन। क्लियर हो रहा है गाइस। अब मैं आपको यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट बताता हूँ जो शायद आपके नोट्स में या फिर आपके टेक्स्ट बुक में ना मिले, कि ये जो एनिलीन है इसकी बेसिसिटी के ऊपर कैसे फर्क पड़ता है। देखिए बेस ये कब काम करेगा, बेस का काम ये कब करेगा, जब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये आती रहेगी, बराबर है ना। तो ये हम लोगों को याद रखना है कि अगर कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके ऊपर जुड़ जाए, आपको पता होंगे कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अब मैं नहीं बताने वाला। जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे रिलीज करेगा
एज अ रिजल्ट रिंग के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो रिंग नाइट्रोजन के तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेगी। अब रिंग को नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने की जरूरत नहीं, एंड ऐसे केस में नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है इट इज नाउ अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन, अब ये दे सकता है। तो ऐसे केस में बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बेसिसिटी इंक्रीजेस। ये आपको याद रखना है, कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि ये कंपाउंड है भैया बताइए बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो इसके लिए भी हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ये नॉर्मल एनिलीन था, इसमें अगर कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ मिलता है तो ऐसे केस में बेसिसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्लियर हो जाएगा कि इफ अगर यहाँ पर कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगेगा तो ये क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेगा। जब रिंग से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो रिंग किसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर कुछ बचा इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं। ऐसे केस में बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी गाइस। सो देयरफॉर किसी ने अगर आपको पूछा, देखिए क्वेश्चन कि हमारे पास कुछ कंपाउंड्स है, मैं नाम लिखता हूँ, मेरे पास एक कंपाउंड है एनिलीन, दूसरा कंपाउंड है मेटा नाइट्रो एनिलीन एंड साइक्लोहेक्साइल अमाइन, ये कंपाउंड्स है, बताइए कि इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो अब आप पहले ठंडे दिमाग से ये सोचिए इनके स्ट्रक्चर्स क्या है। देखिए गाइस, हम लोग एनिलीन की बात अगर करते हैं तो एनिलीन का तो स्ट्रक्चर हमने अभी देखा ही है, ये है। फिर मेटा नाइट्रो एनिलीन की अगर बात करते हैं तो ये लीजिए, ये मेटा नाइट्रो एनिलीन है, एंड साइक्लोहेक्साइल अमाइन की बात करते हो तो ये है। अब इनको देखिए, ये तीनों दो कैटेगरी में डिवाइड है, ये दोनों एरोमेटिक है, ये नहीं है, ये एलिसाइक्लिक है। तो सर सबसे ज़्यादा बेसिक ये है, जी हाँ। तो इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, तो सर साइक्लोहेक्साइल अमाइन जो है, जिसे आप साइक्लोहेक्सान अमाइन कहेंगे IUPAC सिस्टम में, ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। फिर इन दोनों में देखिए सर, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप किस कैटेगरी का होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आता है तो बेसिसिटी कम होती है, मतलब ये कि इन दोनों में ये ज़्यादा बेसिक हो गया, जी हाँ, ये रहेगा एनिलीन, एंड सबसे कम बेसिक कौन सा रहेगा, तो मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन किए जा सकते हैं, इसके लिए आप लोग प्रिपेयर्ड रहोगे गाइस, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, आप लोग मुझे इसका आंसर भेजोगे, है ना। क्वेश्चन ये है कि अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड्स in order of decreasing basicity। देखिए डिक्रीजिंग बेसिसिटी का मतलब क्या होता है गाइस, डिक्रीजिंग बेसिसिटी मतलब ये कि आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग पीकेबी वैल्यू, इंक्रीजिंग पीकेबी। क्यों, क्योंकि जो अच्छा बेस होता है उसका पीकेबी क्या होता है, कम होता है। मैं आपके सामने कुछ कंपाउंड्स छोड़ देता हूँ। एक कंपाउंड है मेरे पास डाइमिथाइल अमाइन, फिर है अमोनिया, फिर उसके बाद है एनिलीन, फिर इसके बाद मैं 1,4 बेंजीन 1,4 डायमाइन देता हूँ, बेंजीन 1,4 डायमाइन। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को कंपाउंड देता हूँ 4 नाइट्रोटोलिन कंबाइन, ये पूरा 4 नाइट्रोटोलिन, ये एक क्वेश्चन है 4 नाइट्रोटोलिन, एंड एक है 4 मिथाइल एनिलीन, 4 मिथाइल एनिलीन। यहाँ पे टोलिन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एनिलीन होना चाहिए, राइट, 4 मिथाइल एनिलीन। तो इनको आप अरेंज करके देंगे इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीकेबी वैल्यूज। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए, इसे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, एंड कोई भी डाउट अगर रहेगा तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करोगे।